फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम कंप्यूटर के टॉपिक में कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इससे पहले दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय और दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर की संरचना। वहीं कंप्यूटर एक संरचना की बात की जाए तो कंप्यूटर की संरचना में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को संरचना के आधार पर तीन भागों में जो है डिवाइड किया गया है। एक है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा सीपीयू। तो उसी संरचना के आधार पर आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा चैप्टर थर्ड। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस, देखिए आपको इनपुट डिवाइस अच्छे से पता है कौन कौन सी होती हैं, जिसमें मैंने पिछले चैप्टर में एग्जाम्पल आपको बताए थे। आज बस उन्हीं एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ये है कि इनसे जो है इनके अंदर से जो है क्वेश्चन बन कर के आते हैं, जैसे कि कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रिंटर के कौन कौन से जो है टाइप्स होते हैं। इस तरह से जो है इनको थोड़ा सा डीप हम पढ़ेंगे ताकि कोई क्वेश्चन हमारा इनसे छूटे ना। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइसेस, निविष्ट युक्तियां इन्हें हिंदी में कहते हैं। निविष्ट युक्तियां वे युक्तियां हैं जिनके द्वारा हम आंकड़ों अथवा निर्देशों को कंप्यूटर में निविष्ट करा सकते हैं, यानी कि किसी भी इंस्ट्रक्शन और डाटा को हम इनपुट करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ये युक्तियां अंकों और विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी अंक अर्थात 0 तथा 1 में परिवर्तित कर सीपीयू को समझने योग्य बनाती है। तो ये इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन डाटा को 0 और 1 में परिवर्तित करती है, तब जाके सीपीयू जो है इसको समझता है और आगे जा कर के फिर प्रोसेसिंग होने के बाद हमको एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये सारा जो है पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है प्रोसेस होती है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनपुट डिवाइस में एक एक करके सारी इनपुट डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। ठीक है, तो कीबोर्ड सबने अच्छे से देखा होगा। अब कीबोर्ड के कीज की बात करें तो कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, 6 भागों में। ठीक है, अब वो कौन कौन से भाग हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, मॉडिफायर कीज और कर्सर कीज। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि कीबोर्ड की कुंजियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 6। ठीक है, अब ये कीज क्या क्या होती हैं, इनको थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, जहाँ पर आपको कीबोर्ड में A to Z दिखता है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी के सभी उत्तर जो A से Z तक लिखे होते हैं, इसी कुंजी का जो उपयोग है वो कंप्यूटर में लेखन कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ, जहाँ पर हमको कीबोर्ड में A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती हैं टोटल, ये देखिए एक जो टैब है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारी न्यूमेरिक कीज़ हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है, 0 से, ठीक है ये 0 है, 0 से लेकर 9 तक जो है आपके 10 कीज़ ये हो गई। ठीक है, अब जो बाकी के 4 कीज़ देखिए, जो मैथमेटिकल कीज़ हैं, जैसे कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गई आपकी 4, और बाकी की नम लॉग एंटर और डिलीट ये हो गई 3। ठीक है, तो ये टोटल कीज़ होती हैं 17। ठीक है, तो टोटल कीज़ हो गई 17। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीज़ टोटल कितनी है, 17। न्यूमेरिक कीज़ को यानी कि न्यूमेरिक कुंजी को कैलकुलेटर कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिक कुंजी का उपयोग संख्याओं को लिखने में किया जाता है। न्यूमेरिक कुंजी में प्रायः 17 कुंजी होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, गणितीय संक्रिया जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सारे होते हैं। एंटर होता है, डिलीट होता है और नम लॉग होता है। डिलीट कहाँ पर होता है, 0 के बगल में। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिक कीज़ है जिसमें 17 कीज़ होती हैं। अब बात करते हैं फंक्शन कीज़। कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती हैं, जो आपको टॉप में कीबोर्ड में दिखती हैं, लाइन से लगी होती है F1 से लेकर के F12। तो इसका मतलब ही यही होता है फंक्शन की 1,
फंक्शन की 2 और ये टोटल बिल्कुल लाइन में लगी होती हैं और 12 तक ये होती हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती हैं? 12। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष उद्देश्य कुंजियाँ। ठीक है, स्पेशल पर्पस कीज। तो देखिए जैसे आपको दिखते होंगे होम, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी जो है स्पेशल पर्पस कुंजी हैं। तो देखिए इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? विशेष कुंजी का उपयोग कुछ विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। विशेष कुंजी के द्वारा मॉनिटर की चमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि हम जो मॉनिटर की ब्राइटनेस होती है उसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिलीट बटन से हम जो इनपुट हमने दिया है उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और विशेष कुंजियाँ ये निम्न प्रकार से हैं: स्लिप, पावर शॉर्टकट, टैब, इंसर्ट, होम एंड वॉल्यूम डिलीट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी जो है स्पेशल पर्पस कीज हैं। अब बात करते हैं संशोधक कुंजियाँ। संशोधक यानी कि संशोधक से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, संशोधन करना, यानी कि किसी चीज़ में कुछ चीज़ ऐड करनी। ठीक है, मॉडिफायर कीज इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो होती हैं विशेष 3 होती हैं: शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ठीक है, अब देखिए इनका प्रयोग क्यों करा जाता है। आपको अच्छे से पता होगा कि लगभग सारी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो इन्हीं तीनों से जो है मिलकर बनी होती है। जैसे कंट्रोल+Z हो गया, कंट्रोल+C हो गया, ये सारे जो हैं इन्हीं के साथ दबा करके हम उन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिनको शॉर्टकट कीज़ कहते हैं। ये एक नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी जितने भी शॉर्टकट कीज़ होंगे। ठीक है, तो वह कुंजी किसी चीज़ का उपयोग अन्य दबाई गई कुंजी के प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे शिफ्ट के साथ आप कुछ भी चीज़ दबाओ, कंट्रोल के साथ, तो आपको एक शॉर्टकट तरीका उसका मिल जाता है। तो ये शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट जो हैं संशोधित कुंजियों के प्रकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि संशोधक मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी हैं। तो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट जो है मॉडिफायर कीज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्सर कीज़, यानी कि जो अप एंड डाउन करती हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ को अप ले जाओ तो आपके पास ये एरो होता है, डाउन ले जाओ तो ये लेफ़्ट राइट के एरोज ये होते हैं। तो ये जो होती हैं 4 प्रकार की होती है: अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट। ठीक है, तो कर्सर कीज़ हो गई, ये आपने देखी होंगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम माउस के बारे में। ठीक है, तो माउस आपने देखा होगा अच्छे से। ठीक है, किसके तरह होता है? प्लास्टिक के चूहे की तरह होता है। शुरू में जब ये बना था तो ये लकड़ी का बनाया गया था। ठीक है, तो वहीं बात करते हैं माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस कॉल एंजलबर्ट ने। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ताकि आपके जो फैक्ट्स हैं वो छूटे ना। बाकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगभग आजकल जो तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को ही पता होगा कि क्या इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने नहीं किया? आज के डेट में सभी ने किया है, पर जो फैक्ट्स हैं जो गलत ना हो एग्ज़ाम में, इसके लिए ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए माउस का जो आविष्कार है वो डगलस कॉल एंजलबर्ट ने किया था। तब उन्होंने माउस को लकड़ी का बनाया था। माउस एक प्रकार की निविष्ट युक्ति यानी कि एक इनपुट डिवाइस है, और इसको वास्तविक नाम जो है इसका, जो वास्तविक में कहते हैं, क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि माउस किस प्रकार की डिवाइस है। वहाँ पर इनपुट ऑप्शन ही नहीं होता, वहाँ पर ऑप्शन होता है पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि संकेतन युक्ति। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइसेस होंगी जो कि आपको कहीं पर पॉइंट करेंगी। ठीक है, आप माउस का कर्सर जो है आप अगर लाते हैं तो वो जो है मॉनिटर में आपको कहीं पर पॉइंट जो है दिखाता है। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस उन्हीं को ही कहते हैं। माउस में सामान्यतः 3 प्रकार के बटन होते हैं। एक बटन हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट, और बीच में हो गया स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो ये हो गए 3 बटन। ठीक है, जैसे कि आप लेफ्ट बटन को 2 बार दबाओगे तो क्या होगा? आपकी कोई चीज़ सिलेक्ट होंगी, है ना। स्क्रॉल करने में आपका अप एंड डाउन स्क्रॉल होती है कोई चीज़। तो इस तरह से जो है आपको ये चीज़ें पता होंगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस कॉल एंजलबर्ट ने, और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल भी क्या होता है? थोड़ा माउस के तरह होता है। ठीक है, पर इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है माउस की, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है लैपटॉप और या फ़ोन में। ठीक है, तो ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह एक संकेतन युक्ति है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल द्वारा कंप्यूटर में निविष्ट यानी कि इनपुट देने के लिए हमें अपनी उंगली या अंगूठे की सहायता से गेंद को, ये जो गेंद लगी है इसको
घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये होती है बहुत सॉफ्ट होती है और इसकी गति जो है, इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नॉर्मली जो है पीसी वगैरह में यूज़ नहीं करते, इसको जो है लैपटॉप या फ़ोन में जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक आपको अच्छे से पता होगा, ये एक इनपुट डिवाइस है और ये किसके लिए यूज़ की जाती है? अधिकतर वीडियो गेम्स खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक निविष्ट युक्ति यानी कि एक इनपुट डिवाइस है, उसके साथ साथ ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक का अधिकतर उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो आपको अभी तक मैंने 3 डिवाइस ऐसे बताई जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। एक माउस, एक ट्रैक बॉल, एक जॉयस्टिक। इसी के साथ साथ आपको नोट डाउन करना है एक लाइट पेन, ठीक है, जो कि एक और जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपने देखा होगा स्कैन, जब हम किसी स्कैनर में कोई पेज डालते हैं तो वो स्कैन करके हमको क्या करता है, मॉनिटर पे दिखा देता है, कंप्यूटर की एक स्क्रीन में जो भी है, चाहे चित्र है, चाहे अंक है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा है, वो स्क्रीन जो स्कैन है करके हमको स्क्रीन पर दिखा देगा, ठीक है। स्कैनर का उपयोग करके पृष्ठ पर बनी आकृति या पृष्ठ पर लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमने डाला, एक पेज डाला, इसको बंद किया, ये सारा स्कैन करके हमें कहाँ दिखा देगा? कंप्यूटर में दिखा देगा। तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बात करते हैं माइक्रोफोन की। इसमें जो है आपको थोड़ा फैक्ट्स याद करने हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार एमिली बर्निनल ने किया था, ठीक है। इसका नाम हम याद रखेंगे क्योंकि देखिए कुछ कुछ जो हैं जिनके आविष्कारक हैं इनके नाम दिए गए हैं तो इनके नाम पूछे भी जाते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन एक निविष्ट युक्ति है यानी कि एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन के द्वारा जो ध्वनि है उसको डिजिटल डाटा में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन का यूज़ आपको पता होगा किस किस चीज़ के लिए किया जाता है, जैसे आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए, टेलीविज़न का जो प्रसारण होता है, इन सब चीज़ों के लिए जो है माइक्रोफोन इसका प्रयोग किया जाता है। मेन फैक्ट ये है कि इसकी जो तरंगें होती हैं यानी कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव्स में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोफोन के द्वारा जो है ध्वनि तरंगे किस में परिवर्तित होती हैं, तो इलेक्ट्रिक वेव्स यानी कि विद्युत तरंगों में ये परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें। एक माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है, दूसरा इसके आविष्कारक हैं एमिली बर्निनल, और ये जो है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव्स यानी कि ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर देखिए आपने कहीं जगह देखा होगा बारकोड, ठीक है। तो बारकोड रीडर एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर ये है, ठीक है। ये क्या करता है? बारकोड को पढ़ लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है। तो बारकोड रीडर को मूल्य स्कैनर यानी कि प्राइस स्कैनर भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस अगर उसके अंदर होगा तो वो स्कैन कर लेगा, या पॉइंट ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बारकोड रीडर के 2 नाम हैं, एक प्राइस स्कैनर यानी कि मूल्य स्कैनर और एक पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दोनों ही आर से या तो रीडर हो या रिकॉग्निशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। OCR एक प्रकार का निविष्ट उपकरण है यानी कि एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? OCR का पूरा नाम आपको बता दिया मैंने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यह एक प्रकार का स्कैनर है, ठीक है, ये भी स्कैन करता है। इसका उपयोग विशेष प्रकार के चिन्हों, अक्षरों या संख्याओं को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। OCR यानी कि जो OCR उपकरण है उसके द्वारा टाइपराइटर से छपे हुए अक्षरों, कैश रजिस्टर के अक्षरों एवं क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो OCR का जो उपयोग होता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? जैसे किसी चीज़ को पढ़ना है, सिंबल हो गए, कुछ भी हो गए, कैरेक्टर हो गए, तो इन चीज़ों को पढ़ने का काम करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसी तरह का एक और होता है MICR, ठीक है, जिसको आगे हम पढ़ रहे हैं।
MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि आप अगर यहाँ पर रीडर आ गया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो है ज़्यादा उपयोग बैंक में होता है। इसका अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है? बैंक में चेक भुगतान यानी कि चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। कोई चेक क्लियर करना है तो MICR जो है इसको जो है चेक करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद जो है आपका चेक क्लियर होता है, ठीक है। MICR कोड चेक के नीचे MICR बटन लिखा होता है, ठीक है। MICR लिखा होता है जिसे MICR बैंड कहते हैं, ठीक। MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, माना किसी बैंक का कोड जो है 2110240004 है, ठीक है। ये अगर किसी बैंक का कोड है तो इसमें जो शुरू के 3 जो न्यूमेरिकल्स जो नंबर होंगे 211 वो इंडिकेट करेगा शहर का नाम, ठीक है। और बीच के जो 3 होंगे वो बैंक का नाम, और लास्ट के जो 3 होंगे वो बैंक ब्रांच का नाम। जैसे आपने देखा होगा किसी भी बैंक का कोड, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल SBI का है तो SBIN करके जो है एक कोड दिया होता है, तो उसी से ही पता चलता है कि ये SBI जो है बैंक है। उसके बाद उसका ब्रांच कोड, यानी कि अगर एक शहर में 2-3 शाखाएं भी हैं SBI की तो उससे ब्रांच कोड जो है ये लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से जो ये MICR है ये इन सबको अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या काम करता है? आपने OMR शीट देखी होगी, सब नहीं देखी होगी, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है OMR शीट मिलती है उसको रिकॉग्नाइज है, उसको रीड कौन करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। तो ये किसी को ये क्या करता है? OMR शीट को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। OMR एक प्रकार की निविष्ट युक्ति है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। OMR एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, ये भी एक स्कैनर टाइप ही होता है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। अब देखिए सारे के सारे जो, जैसे मैंने आपको बताया OCR, MICR, OMR ये सारे जो हैं स्कैनर ही हैं, पर अलग अलग काम के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बारकोड रीडर भी था जो मैंने आपको बताया, तो बस इसका जो उपयोग है आपको वही ध्यान देना है, उनसे ही संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस तरह से प्रश्न आपके पास बन कर के आएगा, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। निर्गत युक्ति कंप्यूटर हार्डवेयर का एक मुख्य भाग होता है। यह एक वैद्युत यांत्रिकी युक्ति यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। जब कंप्यूटर मॉनिटर पर हमें कोई सूचना देता है तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, यानी कि निर्गत कहते हैं। और जिस माध्यम से हमको मिला है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई CPU के द्वारा, उसके बाद हमें मॉनिटर के थ्रू जो भी आउटपुट मिला, तो मॉनिटर में जो लिखा है उसको आउटपुट कहेंगे और जो मॉनिटर है उसको क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस जो होती है, निर्गत डिवाइसेस यानी कि निर्गत युक्तियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से क्या समझे? हार्ड कॉपी, सिंपल सी बात है कि हार्ड कॉपी जो भी आउटपुट हार्ड कॉपी होगी उसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको मॉनिटर में कोई भी अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको पढ़ तो सकते हैं, समझ भी सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी है, पर आप उसको टच नहीं कर सकते, मतलब निकाल करके जो है आप उसको टच नहीं कर सकते। अब जैसे प्रिंटर है या कोई भी चीज़ है, आपने कोई चीज़ प्रिंट की, उसके बाद आपके पास जो कागज़ निकला वो भी एक आउटपुट है, तो उसको आप जो है टच कर सकते हैं अपने हाथ से, तो वो हो गई एक हार्ड कॉपी, ठीक है। तो उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस जो हैं 2 प्रकार के हैं, हार्ड कॉपी डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। अब पढ़ते हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस में कौन कौन सी युक्तियाँ आएंगी, ठीक है। वे युक्तियाँ
जिनसे हम पृष्ठ पर निर्गत प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम पेज पर, किसी पेज पर आउटपुट को जो है प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, अब देखिए प्रिंटर और प्लॉटर जो है लगभग बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, पर प्लॉटर जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर प्रिंटर जो है उस चीज़ को जो है प्रिंट नहीं कर सकता। जैसे कि प्लॉटर का यूज़ होता है, जैसे कोई मैप हो गए या कोई टेबल हो गई, इन चीज़ों को अच्छे से जो है प्रिंट जो है प्रिंटर नहीं कर पाता, तो यहाँ पर यूज़ होता है प्लॉटर का। आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी दोनों का ही काम क्या होता है, प्रिंट करना। ठीक है, अब प्रिंटर जो है कितने तरीके के होते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर या मुद्रण यंत्र इसको कहते हैं। प्रिंटर इंस्ट्रूमेंट से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमने कोई चीज़ प्रिंट करी और उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं एक पेज के जरिए। ठीक है, प्रिंटिंग डिवाइस कंप्यूटर से परिणामों को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करता है एवं उन्हें कूट संकेत के अनुसार अक्षरों में परिवर्तित करके कागज पर छाप देता है। ठीक है, तो यह आपको नॉर्मली बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रिंटर क्या कार्य करता है। ठीक है, यह छापने की प्रक्रिया मुद्रण यंत्र के प्रकार एवं उसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक के अनुसार संपन्न होती है। ठीक है, तो बाकी बात यह है कि अब हमको थोड़ा सा ये देखना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसके प्रकार के भी अंदर कौन कौन से टाइप जो है प्रिंटर के आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रिंटर और उसके प्रकार। ठीक है, अब देखिए प्रिंटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। प्रिंटर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हिंदी में कहते हैं उनको समघात और असमघात प्रिंटर। ठीक है, तो देखिए कभी कभी तो ये होता है कि कंप्यूटर के प्रश्न जो हैं इसी तरह से आपको विकल्प मिल जाएंगे। इम्पैक्ट जो है इस तरह से हिंदी में ही लिखा हुआ आ जाएगा, तो कोशिश ये करना हिंदी माध्यम वाले भी कंप्यूटर को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से थोड़ा सा कम जो है अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे दोनों ही होते हैं। बस ये होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का जो ऊपरी सतह होता है, आपने प्रिंटर देखा होगा कि कोई चीज़ अगर आप पेज उसमें रख रहे हैं तो फिर उसके बाद उसका जो शीर्ष भाग है उसको बंद किया जाता है। ठीक है, तो जब वो ऊपर का भाग है उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में ये होता है कि उसमें कुछ पिन्स होती हैं, कुछ हामर्स होते हैं, जिसको जब बंद किया जाता है तो वो पेज की सतह पर टच होता है। ठीक है, तो टच होने के बाद उसमें आपको ध्यान होगा कि एक लाइट से जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके बाद जो है वो आवाज़ भी करता है वो प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद छप करके आपके पास वो आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इम्पैक्ट प्रिंटर की बात। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इसका जो शीर्ष भाग है वो पेज पर जो है टच नहीं होता, इसलिए ये आवाज़ नहीं करता और ज़्यादा अच्छे ये प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण जो हैं, एक है डेजी व्हील प्रिंटर, एक ड्रम प्रिंटर और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये तीन प्रिंटर जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बताया क्या होता है, जब उसकी सतह जो है पेज पर टच होगी तो वो थोड़ा सा आवाज़ करेगा, क्योंकि उसमें कई प्रकार के पिन्स और हामर्स लगे होते हैं जो कि आवाज़ करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ नहीं करता, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ये प्रिंटर होता है। और इसमें आते हैं इंजेक्ट और डिसइंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि डेजी व्हील प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है, तो आपको ध्यान रखना है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लेज़र प्रिंटर अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है, इसको बना लेना, कहीं पर इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर मैंने आपको बताया कि प्लॉटर भी जो है सेम एज प्रिंटर ही होता है, बस यहाँ पर प्लॉटर का काम वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रिंटर काम नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे हाई ग्राफिक्स हो गए, मैप हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसको प्रिंट कर करके हमको कौन देता है, प्लॉटर देता है। ठीक है, तो प्लॉटर वह निर्गत उपकरण है जिसकी सहायता से कागज पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के ग्राफिक जैसे चार्ट, लेखा चित्र, तालिका, सारणी, नक्शे और अन्य प्रकार के कंप्यूटर अभिकल्पन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग प्राय तभी किया जाता है जब मुद्रण यंत्र यानी कि
जो प्रिंटर्स हैं उनके द्वारा ये ग्राफिक्स जो हैं उनको प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर काम आता है प्लॉटर। ठीक है, अब प्लॉटर भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रम पैन प्लॉटर और एक फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब ये दो प्रकार के प्लॉटर हैं, इससे आपको इतना डिटेल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रम पैन प्लॉटर और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी युक्तियाँ। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस वो होती हैं जिनका आप आउटपुट टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने हार्ड कॉपी का बता दिया, जो आपको पेज के थ्रू प्राप्त हो जाता है और उसके बाद आपके पास वो हार्ड कॉपी एज ए सेव रहती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आप टच नहीं कर सकते, वो आपके पास सेव नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को समझिए, जैसे कि मॉनिटर जो है आपको आउटपुट देता है बट आप उसको टच नहीं कर सकते। मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं, CRT, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इमिटिंग डायोड LED की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। ठीक है, और LCD की भी कई बार पूछी गई है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आपको ये भी ध्यान रखनी है CRT की कैथोड रे ट्यूब। अब इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, प्रोजेक्टर, ईयरफोन, स्पीकर, हेडफोन, ये सारे जो हैं आपके सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हमने जो है अब डिटेल में देखा। इसके बाद जो है मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको इनके MCQ करवाऊंगी। अब आप देखना कि किस तरह से MCQ बन करके आते हैं, और आपने अगर ये टॉपिक अच्छे से समझा तो नेक्स्ट टॉपिक जो MCQ का होगा वो आपके पूरे सही होने चाहिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।